क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। आज मैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन 2.1 जो कि है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपसे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मास परसेंटेज पूछ रहा है, और जबकि क्वेश्चन में बेंजीन का मास दिया हुआ है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास गिवन है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सोल्यूट यहाँ पे कौन है, बेंजीन कितने ग्राम है, 22 ग्राम, और अपॉन सोल्यूशन किसको कहते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट यहाँ पे कौन है, बेंजीन है, और सॉल्वेंट कौन है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका मास यहाँ पे क्वेश्चन में 122 ग्राम गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 144, ये आ जाएगा आपका। अब इसे फाइनली जब आप ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, आपका ये ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद ये आपका आएगा 15.28, 15.28, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका वैल्यू मैंने निकाला, ये आपका था कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए परसेंटेज W/W। अगर आपको परसेंटेज, ये तो बेंजीन के लिए था, अगर आपको परसेंटेज W/W किस लिए निकालना होता, CCl4 के लिए निकालना होता, तो आप क्या करते, 100 माइनस जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं वो 15.28, सोल्यूट को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा किसका, सॉल्वेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी है 84.72, आपका इतने परसेंट आ जाएगा आपका। तो ये कैलकुलेशन था आपका, जो कि मैंने आपको सिखाया सोल्यूट का यानी कि बेंजीन का परसेंटेज निकालना, मास परसेंटेज, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालना सिखाया आपको। अब आते हैं क्वेश्चन 2.2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक सॉल्यूशन गिवन है जो कि 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड उसमें डिसॉल्व है। तो 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन में 30 ग्राम आपको क्या होगा, बेंजीन दिया हुआ है, और 70 ग्राम क्या दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि सॉल्वेंट है, ये डिसॉल्व है इसके अंदर। अब इसके कैलकुलेशंस करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोल का पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप मोल निकाल लीजिए किसका, सोल्यूट का, फिर आप मोल निकाल लीजिए सॉल्वेंट का। सोल्यूट का मोल कैसे निकलेगा, सोल्यूट का मास जो गिवन है कितना है 30 ग्राम, तो आपने 30 रख दिया यहाँ पे, और इसका मोलर मास, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, जिसका मोलर मास हम निकालेंगे 72 हो जाएगा, कार्बन का टोटल हो जाएगा और हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 6, और टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 78। तो आप यहाँ पे 78 रख दीजिए, 30/78 करेंगे तो आएगा 0.384। अब इसके बाद आता है कि आप सॉल्वेंट का जो है मोल निकालना आपको, तो सॉल्वेंट का मोल कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे 70 जो कि ग्राम, 70 ग्राम गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि सॉल्वेंट है आपका, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। CCl4 में कार्बन का मास 12 हो गया, और क्लोरीन 4 क्लोरीन के एटम्स दिए हुए हैं, 4 क्लोरीन एटम का मास हो जाएगा 144। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 154 आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे 70/154 रखेंगे तो आपका आ जाएगा कैलकुलेशन यहाँ पे इस प्रकार से। तो अब हमने क्या कर लिया इस तरह से, जो आपका बेंजीन है यानी कि जो सोल्यूट है उसका हमने मोल निकाल लिया, और जो है सॉल्वेंट यानी कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसके भी मोल निकाल लिए। अब करेंगे क्या, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको बेंजीन का जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ता है, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके मोल रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन के मोल रखिए, बेंजीन के मोल कितने हैं 0.384, ये इसके मोल रख दिया हमने। अब उस नीचे लिखना क्या होता है, टोटल मोल। तो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो है दो ही होते हैं, एक सॉल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे दो चीजें, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और बेंजीन है। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के मोल्स को आप ऐड कर दिए, टोटल मोल आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.384 ये हो जाएगा बेंजीन के मोल, प्लस 0.454 ये हो जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल। दोनों के मोल को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी उसको निकाल लीजिए। यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ जाएगी 0.384, और उसके बाद जो है अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.838, ये आपका हो जाएगा। अब इसे ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.4
0.458 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर आ गया आपका किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया, इतने आ गए 0.458 आ गया। अगर आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन आप जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालना होता, तो याद रखिए आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, ये आप इस टोटल होता है 1 के इक्वल होता है। ये आपको मैं बता चुका हूं किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। तो आपको अगर बेंजीन के पता चल गए तो आप किसके निकालना चाहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है CCl4 का, तो आप क्या करिए, सिंपली 1 माइनस बेंजीन के मोल फ्रैक्शंस को माइनस कर दीजिए। कितने हैं मोल फ्रैक्शन, 0.458, ये मोल फ्रैक्शन हो गए बेंजीन के। तो जब बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.541, ये आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का। फिलहाल क्वेश्चन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर पूछा जाता तो आप इस तरह से सॉल्व करते, ये मेथड था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 2.3 पर। तो देखिए जो आपका 2.3 क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से दोनों की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। और जिसमें से पहला वाला क्वेश्चन उसमें कह रहा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेटेड और इन 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दैट मींस इसमें कह रहा है कि कोबाल्ट का मास गिवन है 30 ग्राम और सॉल्यूशन आपका गिवन है कितना, 4.3 लीटर। तो अब करना क्या है, आपको इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी होती है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो गिवन है, लेकिन यहां पे मोल नहीं गिवन है, बल्कि आपको मास दिया गया है सोल्यूट का। तो सोल्यूट का मास दिया गया है, तो सोल्यूट का मोलर मास निकाल लीजिए। सोल्यूट का मोलर मास निकालना कैसे है, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेटेड का फार्मूला ये लिखा है, कोबाल्ट का मास होता है 59 और NO3 का ओवरऑल मास निकालेंगे तो ट्वाइस कर देंगे तो 124 आ जाएगा। और 1 मॉलिक्यूल वाटर का जो है मास होता है 18 होता है, तो 6 यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हम रख देंगे 108 हो जाएगा। तो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे 291 आ जाएगा। तो अब करना क्या है, आपको मोल निकालना है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेटेड का। तो आप क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए जो आपका कोबाल्ट नाइट्रेट है इसका आप क्या रख देंगे, गिवन मास कितना है 30 ग्राम गिवन है, और अपॉन कर देंगे मोलर मास। मोलर मास क्या निकाला आपने, 291 निकाला। आप दो इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ओवरऑल आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 0.103 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सोल्यूट आपने अभी कैलकुलेट किया कितना, 0.103 कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका गिवन है यहाँ पे कितना है 4.3। अब आपका जो है अगर इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये हो जाएगा आपका 0.024, ये आपका आ जाएगा, इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी हमेशा मोलैरिटी जो होती है उसकी यूनिट होती है मोलर होती है। इसको आप मोलर लिख सकते हैं, इतने मोलर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो 0.024 m कह सकते हो, इसका सिंबल m होता है। तो अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी भी मोलैरिटी निकालनी है क्योंकि 2.3 का ही सेकंड है। तो अब इसमें मोलैरिटी निकालनी है, लेकिन इसमें क्या था, मास गिवन था, इसमें जो है वॉल्यूम गिवन है। अब इसमें कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। इसके कहने का मतलब है कि ये आपको एक सल्फ्यूरिक एसिड दी जाती है जिसकी मोलैरिटी 0.5 मोलर पहले से डिसाइडेड है। और अब करना क्या है आपको, इसमें 30 ml के लिए इसकी जो है 30 ml सॉल्यूशन जो है आपका 500 ml में बनाना है, तो 30 ml वॉल्यूम दिया गया है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना मोलैरिटी। तो आप देखें यहाँ पे तो 0.5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 0.5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया, 0.5 मोलर का मतलब हो गया 0.5 जो होता है मोल जो सॉल्यूट है वो 1000 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि 1000 ml जो आपका है सॉल्यूशन है उसमें H2SO4 के कुल कितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व हैं, 0.5 मोल। इसका मतलब ये हो गया जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अब क्या करेंगे बेटा, जब आपको पता है कि 1000 में 0.5 मोल है तो 30 ml में कितने होंगे, तो 30 ml में निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आप इधर इसको लेके जाएंगे 0.5, 1000 इधर आ जाएगा, इनटू हो जाएगा 30, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी
0.015 मोल आ जाएगी। अब क्या करेंगे आप, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है आपको, मोल ऑफ सोल्यूट रखना है। मोल ऑफ सोल्यूट 30 ml के लिए कितना, मोल ऑफ सोल्यूट जो है 30 ml के लिए कितना आ रहा है, 0.015 आ रहा है, और इसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। आप अगर लीटर में रखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 500 ml को 0.500 ml रख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसके कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.03 मोलर। ये आपका सॉल्यूशन होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.03 m, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके जो है कैलकुलेशन थे। जो क्वेश्चन था आपका 2.3 का ए और बी का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं 2.4 पे आ जाते। तो अब देखिए क्वेश्चन 2.4 में, 2.4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मास कैलकुलेट करना है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO, NH2 आपका यूरिया का फार्मूला होता है। अब रिक्वायर्ड टू मेकिंग ऑफ 2.5 kg जो है 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन बनाना है आपको। यानी कि जो सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है उसकी मोलैलिटी जो है 0.25 मोलर होनी चाहिए, और सॉल्यूशन बनाना कितना, आपको 2.5 kg सॉल्यूशन बनाना है यूरिया का। तो कैसे बनेगा यही पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आप जो है यूरिया का मास कैलकुलेट करिए, कितना यूरिया की रिक्वायर्ड होगी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो अब देखिए, आप सबसे पहले आप इन सारे कैलकुलेशन के लिए आपको करना क्या होगा, मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहां पे आपको जो है मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा, यूरिया में देखिए नाइट्रोजन है 14 हो गया, हाइड्रोजन है 2 हो गया, कार्बन है 12 हो गया, ऑक्सीजन है 16 हो गया, नाइट्रोजन का 14, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 रख दिया। ओवरऑल कैलकुलेट किया तो ये 60 आ गया इसका मोलर मास। आप देखिए क्वेश्चन में समझिए आप जरा, 0.2 मोलर यूरिया आपको दिया है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में दिया है 0.25 मोलर यूरिया। 0.25 मोलर यूरिया का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। 0.25 मोलर यूरिया का मतलब है आपका कि 0.25 मोल यूरिया जो है वो 1 kg सॉल्वेंट यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। यानी कि पर 1000 ग्राम या पर केजी सॉल्वेंट के अंदर जो है, जो आपका सोल्यूट है वो यानी कि कितने मोल उसके डिसॉल्व हैं, 0.25 मोल डिसॉल्व हैं। अब देखिए यहाँ पे तो मास आप जो है 0.25 ग्राम यूरिया, सबसे पहले इसका मास निकाल लेते हैं 0.25 जो है मोल यूरिया का। तो आपको पता है 1 मोल यूरिया का जो मास होता है, मोलर मास, वो 60 ग्राम होता है। तो 1 मोल का 60 ग्राम होता है, तो इसलिए 0.25 मोल यूरिया का मास हो जाएगा 60 इंटू 2.5। तो ये हो गया आपका कि जो है वैल्यू जो है आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। रखने के बाद आपकी वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 15 आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो वैल्यू है, टोटल मास अगर आप निकालेंगे तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास होता है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, तो सोल्यूट का मास कितना है 15 और सॉल्वेंट का मास है 1000 ml, तो आप 1000 ग्राम, तो आप यहाँ पे रख दीजिए तो आपका आ जाएगा 1015 ग्राम। 1015 ग्राम है, ग्राम से अगर किलोग्राम में कैलकुलेट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.015 kg आ जाएगी। अब आपको पता है कि 1.015 kg जो सॉल्यूशन है वो कितना यूरिया कंटेन किया हुआ है, 15 ग्राम से भी यूरिया कंटेन किया हुआ है। तो अगर 1.015 किलोग्राम यूरिया जो सॉल्यूशन है वो अगर जो है 15 ग्राम यूरिया कंटेन किया है, तो 2.5 किलोग्राम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कितना यूरिया कंटेंट किया होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 15 है, इधर से इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1.05, डिवाइड कर देंगे, इंटू कर देंगे 2.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 37। तो ये फंडा है आपको सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2.5 लिख दिया था, तो जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं 0.25 के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.25 का इंटू करेंगे, तब जाकर के 15 आएगा। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, रिपीट करिए बार बार क्वेश्चंस को, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें भी सॉल्व करिए। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है किसको, इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है,
कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड की जो डेंसिटी है वो 20% जो पोटेशियम आयोडाइड है उसका सॉल्यूशन दिया है, 20% बाय मास सॉल्यूशन दिया है। इसकी डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml दी हुई है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि 20 ग्राम जो पोटेशियम आयोडाइड है वो 80 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। अब 80 ग्राम सॉल्वेंट, ग्राम को हम किलोग्राम में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.080 ग्राम, ये लिख सकते हैं। अब देखिए हमें पोटेशियम आयोडाइड की यहां पे हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पोटेशियम आयोडाइड की जो है हमें मोल पता होना चाहिए पोटेशियम आयोडाइड का। तो पोटेशियम आयोडाइड का मोल कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड गिवन मास 20 ग्राम गिवन है यहाँ पे, और जो है उसके बाद हम क्या करते हैं मोलर मास रखते हैं इसका। पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास आप निकाल लीजिए, 39 पोटेशियम का होता है, आयोडीन का हो जाएगा 127, आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 166 ही आएगा आपका। तो ये आपका आ गया 0.10120, ये मोल आ गए आपके किसके, पोटेशियम आयोडाइड के। अब आपकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको मोल ऑफ सोल्यूट रखना पड़ता है जो कि दिया है 0.120, और उसके बाद जो है यहाँ पे मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना पड़ता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है, हमारा जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये दिया गया है किलोग्राम में, 0.080 किलोग्राम। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा आपका, तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ओवरऑल कितना आ रहा है, तो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आ रही है 1.5 आ जाएगी आपकी, ये इतनी आपकी इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, इतनी मोल पर केजी। इसको हम कह सकते हैं इतना मोलल आ जा रहा है, मोलल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 स्मॉल एम से लिख सकते हैं, एम, एम का मतलब होता है मोलल, 1.5 मोलल। अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी निकालनी थी, और मोलैरिटी निकालना था, लेकिन मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं लिखा गया है, तो आप ध्यान दीजिए। तो जब वॉल्यूम नहीं दिया गया तो डेंसिटी के फार्मूले से हम लोग जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम डेंसिटी से निकाला जा सकता है डेंसिटी के फार्मूले। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखिए, तो डेंसिटी वाले फार्मूले में डेंसिटी हमारा क्वेश्चन में गिवन था, डेंसिटी कितनी दी गई थी पोटेशियम आयोडाइड की, 1.202 दी गई थी आपकी। तो डेंसिटी गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था, किसी भी सॉल्यूशन का वेट हम कितना ले लिए, 100 ले लिए, क्योंकि 20 हो गया 80 हो गया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद जो है डेंसिटी हो गई 1.202, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 83.2 ml आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ml में दिया था इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08232 लीटर आ जाएगा। अब मोलैरिटी निकालने के लिए आपको पता है, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट रखेंगे, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, जो कि यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रखे हैं कितना था 0.1240, ये रख देंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी भी आपने निकाला डेंसिटी के फार्मूले से, क्या हो जाएगा 0.0832, ये आपका जो है वॉल्यूम हो गया। अब जब वॉल्यूम आपने निकाल लिया तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है जरा बताइए। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका, सॉरी मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट कर लिए, तो मोलैरिटी इसकी आ जा रही है आपकी कितनी 1.44, इतनी मोलर आ जाएगी। अब मोलैरिटी को चाहे मोलर लिखिए बेटा, चाहे आप लिख दीजिए 1.44 कैपिटल एम, कैपिटल एम भी यही बताता है कि ये 1.44 मोलर सॉल्यूशन है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा जो पूछा था वो पूछा था मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए दिया था, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए दिया था। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड तब हम कर सकते हैं जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल पता हो आपको। तो आप मोल फ्रैक्शन तभी निकाल सकते हैं जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल पता हो। तो सोल्यूट के मोल तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, लेकिन सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसका मोल हमने नहीं निकाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे वाटर के। तो वाटर के मोल कैसे निकालेंगे, मोल जो मास है वाटर का वो क्या गिवन है, 30 ग्राम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब वाटर मान लेते हैं। तो 80 ग्राम सॉल्वेंट था आपका वाटर, 80 ग्राम उसका गिवन मास अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। तो 80 अपॉन 18 कर देंगे 4.4, ये आपका इतने मोल आ जाएंगे किसके,
वाटर के मोल आ जाएंगे। अब आप जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन पूछा गया था पोटेशियम आयोडाइड का, तो पोटेशियम आयोडाइड का जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है बेटा, हम क्या करते हैं, उसके मोल रखते हैं। तो उसके मोल जो हमारे पोटेशियम आयोडाइड है, इसके मोल कितने हैं, 0.120 अपॉन हो जाएगा टोटल मोल। टोटल मोल मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों के मोल, यानी कि आपका पोटेशियम आयोडाइड के मोल प्लस वाटर के मोल। वाटर के मोल कितने, 4.44 हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी कुछ इस प्रकार से आएगी, ये 0.120 और नीचे वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 4.560। कैलकुलेट करते रहिए, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया करिए आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे फाइनली 0.0263 ये आपका इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन आप जो है इसका निकाल लिए हैं पोटेशियम आयोडाइड का। बेटा मैं आपको बता भी चुका हूं पहले भी, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन अगर आपने सोल्यूट का निकाल लिया तो सॉल्वेंट के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस सोल्यूट के मोल फ्रैक्शंस को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता मोल फ्रैक्शन आप वाटर भी पूछा जाता तो अब भी आप निकाल के 1 जो सेम ये वैल्यू रख कर देते आप 1 माइनस और इस वैल्यू को माइनस कर देते तो आपको क्या जाता, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाता। तो ये था ओवरऑल, मैंने 2.5 का जो है आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों के तीनों मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 2.6, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा, कह रहा है कि H2S जो कि एक टॉक्सिकल गैस है, कह रहा है कि ये रोटेन एक जैसी स्मेल देता है। कह रहा है इसको यूज किया जाता है किसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज किया गया है इसको। और अब देखिए यहां तक तो आपको जानकारी दी, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है। कह रहा है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इज 0.195, ये इसका मोलल दिया हुआ है, मोललिटी दी गई है। इसकी मोललिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट किसको कहते हैं हम लोग, KH होता है, हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। तो यानी कि ये क्वेश्चन हेनरी लॉ पे बेस्ड है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज हम यहाँ पे गिवन है और क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपका गिवन था क्या कि 0.195 मोलल दिया था। तो 0.195 मोलल का मतलब क्या होता है, 0.195 मोलल का मतलब होता है कि 0.195 मोल जो H2S के हैं वो 1 kg सॉल्वेंट है, यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट किसको, वाटर में डिसॉल्व है। तो इसका मतलब है कि 1000 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर जो है 0.195 जो है ये इसके मोल H2S गैस के मोल डिसॉल्व हुए हैं। तो अब देखिए आपको ये समझ में, आप जो है आप तो पता कर लिए कि 1000 जो है आपका ग्राम वाटर में 0.195 मोल H2S है। अगर आपसे ये बोला जाए कि जो है कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ेगा आपको, किसके लिए बेटा, हेनरी लॉ कांस्टेंट आप तभी निकाल पाएंगे क्योंकि आपको पता है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के आपको मोल पता रहेंगे। तो यहाँ पे नो डाउट आपको सॉल्यूट के तो मोल पता चल गए हैं क्योंकि H2S के मोल आप 0.195 निकाल लिए, लेकिन 1000 ग्राम के लिए आपके पास जो वाटर है, वाटर का जो मोल आपको नहीं पता है। तो वाटर का मोल आप कैसे निकालेंगे, गिवन मास क्या है वाटर का 1000 और वाटर का मोलर 1000 यहाँ रख दीजिए और मोलर मास वाटर का क्या होता है 18 होता है। तो 1000 अपन 18 करेंगे तो 55.55 मोल आपका जो वाटर आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम लोग वाटर का भी मोल निकाल लिए और ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में 0.195 जो है मोल H2S का दिया था। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H2S के मोल रखने पड़ेंगे जो कि है 0.195 अपॉन करना पड़ेगा हमें क्या, हमें अपॉन में लिखना पड़ेगा कि जो है इसके जो टोटल मोल क्या है, टोटल मोल जो है 0.195 सोल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के मोल यानी जो कि 55.55 मोल दिए हैं। अब क्या करेंगे भैया, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से आएगी, ये हो जाएगा 0.195 अपॉन हो जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 55 पॉइंट हो जाएगा 745, ये आ जाएगा। अब इसे ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0035, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हो गया कि आपने क्या कर लिया, H2S का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया।
अब आप जो है हेनरी लॉ अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हेनरी लॉ होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किस गैस का पार्शियल प्रेशर आप निकालना चाहते हैं, H2S गैस के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। H2S गैस की जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल टू हो जाएगा KH हेनरी कांस्टेंट इनटू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब निकालना क्या था, अब इसमें KH निकालना है, तो KH इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे रख सकते हैं PH2S अपॉन, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका H2S जो प्रेशर आपका है, प्रेशर रख दीजिए यहाँ पे, प्रेशर कितना हो जाएगा, PH2S जो है आपका वो कितना है 0.987। ये मैंने कहां से रखा, STP पर इतना प्रेशर होता है, इतना बार प्रेशर STP पर ऑलरेडी होता है, ठीक है। STP, ये STP का प्रेशर होता है। जब भी STP लिख कर देगा तो आप बार में प्रेशर 0.987 बार आप प्रेशर रख सकते हैं बेटा। यहाँ पे जब भी STP लिख के देगा तो आपको ये प्रेशर रखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपॉन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आपने निकाल रखा है 0.0035, ये आपकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। मोल, जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो यानी कि जो भी यूनिट होगी ये प्रेशर वाली यूनिट लिखी जाएगी, किसके लिए, हेनरी कांस्टेंट के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 282। अब इसकी यूनिट अगर बतानी है तो मैंने बताया ना कि ये इसका कोई यूनिट लेस होता है, तो दैट मीन्स ये जो प्रेशर की यूनिट है वही हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, बार। तो फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में आपका STP लिख के दे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है आपका 0.987 बार होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, इनके सॉल्यूशंस को नोट कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है आप सॉल्व करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए अब इन टेस्ट का जो अगला क्वेश्चन है वो है 2.7, और इसमें क्या कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2, कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 पावर 8 पास्कल। आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका गिवन है क्वेश्चन में, कह रहा है एट 298 केल्विन, टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, कंडीशन रख दिया है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, CO2 की क्वांटिटी यानी उसका वेट कैलकुलेट करना है CO2 का। और कह रहा है कि 500 CO2 इन 500 ml ऑफ द सोडा वाटर, वॉल्यूम दिया है सोडा वाटर का, यानी का जो है कितना दिया है 500 ml दिया हुआ है, व्हेन पैक अंडर द 2.5 ATM, ये प्रेशर एट 298 केल्विन, जो है आपका जो CO2 गैस है किसी सोडा वाटर में भरी जा रही है, वो CO2 गैस जो भरी जा रही है उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट भी गिवन है, और इस गैस को भरा जाता है 2.5 ATM के प्रेशर पे भरा जाता है। तो बताइए जो है CO2 जो गैस है इसकी क्वांटिटी क्या होगी, तो इसकी क्वांटिटी पूछी जा रही है आपसे। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जब क्वेश्चन में हेनरी लॉ कांस्टेंट भी गिवन हो और टेम्परेचर भी गिवन हो, प्रेशर भी गिवन हो। तो अब देखिए मैं कैसे बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो जो गिवन है उसको देखिए, गिवन आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है जो कि क्या है 1.67 इंटू 10 पावर 8 पास्कल गिवन है, और क्वेश्चन में आपका जो प्रेशर CO2 गैस का है वो 2.5 ATM दिया हुआ है। आप इसको जो है, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका पास्कल में दिया है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रेशर आपका CO2 का, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें, पास्कल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,1325 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पास्कल में, जो कि ATM में थी। अब देखिए आप हेनरी लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। हेनरी लॉ क्या है आपका कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। अब या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं PCO2 इक्वल टू KH, जो कि हेनरी कांस्टेंट है, और इनटू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब CO2 का मोल फ्रैक्शन ही तो आपको पहले निकालना है आपको, तभी तो आप क्वांटिटी निकाल पाएंगे। पहले हम CO2 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, पार्शियल प्रेशर अपॉन हेनरी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर आपका दिया हुआ है बेटा 2.5, ये रख दीजिए वैल्यू जो कि पास्कल में दी हुई है 101325, ये रख दीजिए अपॉन 1.67 जो कि आपका हेनरी कांस्टेंट दिया है, ये इंटू 10 पावर 8 ये आप रख दीजिए यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.517 इंटू 10 पावर -3, ये कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। अब आप क्या करिए, आपको पता है कि जो है मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल ऑफ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जैसे यहाँ पे CO2 का निकालना है तो CO2 के मोल्स अपॉन जो है टोटल मोल, यानी कि CO2 प्लस H2O के मोल। अब क्योंकि जो है सॉल्यूशन जो दिया था वो 500 ml दिया हुआ है, और सॉल्यूशन के कंपैरिजन में
जो सोल्यूट यानी कि CO2 गैस है वो नेलिजिबल है, नेलिजिबल है तो हम क्या कर सकते हैं CO2 मोल ऑफ CO2 अपॉन जो डिनोमिनेटर में हम लोग जो है जो नेलिजिबल होता है उस पार्ट को हटा देते हैं, तो ये नेलिजिबल है तो इसलिए हम क्या करेंगे इस पार्ट को हटा देंगे, तो CO2 हटा देंगे तो क्या बचेगा NCO2 अपॉन NH2O। अब जो आपका ये फार्मूला है इस फार्मूले पे ही हम आगे वर्क करेंगे, NCO2 अपॉन NH2O। आप इसमें से आपको पता है मोल फ्रैक्शन आपकी जो वैल्यू पता थी 1.17 इंटू 10⁻³ अब देखो यहाँ पे जो है आप अगर आपको वाटर के मोल निकालने हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, वाटर के H2O के मोल निकालने हैं, तो आपको मोल कैसे निकाला जाता है वाटर का, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपका जो है देखिए 500 ml क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, तो ये 500 इसका वॉल्यूम हो गया वाटर का मोलर मास रख दीजिए कितना होता है 18, तो आप इसमें रख देंगे 500 अपॉन 18 कर देंगे तो इसके मोल निकल आएंगे किसके, सॉल्वेंट यानी कि वाटर के, जो कि क्या हो जाएंगे 27.78 मोल हो जाएंगे आपके। अब क्या करना है आपको, इसके मोल पता चल गए, आपको क्या करना है CO2 के मोल निकालना है, तो CO2 का मोल क्या हो जाएगा इसी फार्मूले में देखिए आप, CO2 के मोल इक्वल टू क्या हो जाएंगे CO2 और ये H2O को इधर लेके चले जाएगी तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये CO2 देखिए मैंने वैल्यू रख दिया यहाँ पे, ये 1.517 इंटू 10⁻³ और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, जो मॉलिक्यूल ऑफ H2O मॉलिक्यूल थे इसकी वैल्यू को हम ले जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ये वैल्यू आ गई। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 42.14 इंटू 10⁻³ याद रखना बेटा किसी चीज को मोल से जो है मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ का इंटू किया जाता है, तो अगर आप 10⁻³ का इंटू कर दीजिए तो ये 10⁻³ हट जाएगा, तो ये आपका जो है मोल मिली मोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे समझिए आप, तो ये आपने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया CO2 का, मोल CO2 का निकल गया, आपको क्वांटिटी ही तो पूछा था CO2 का, CO2 की क्वांटिटी निकालने के लिए क्वांटिटी यानी कि वेट पूछा गया था, तो वेट कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ CO2 इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ जो मास होता है वेट यानी कि क्वांटिटी अपन मोलर मास। अब देखिए वेट यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है वो निकालनी है आपको, तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला आएगा तो W इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। अब मोल कितना निकाल रखा है आपने, मोल आपने निकाल रखा है 42.14 आपने क्या रख दिया इंटू 10⁻³ ये आपने मोल रख दिया, इंटू आपको मोलर मास रखना था, CO2 जो गैस होती है उसका मोलर मास होता है 44, तो आपने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो होगी वो आ जाएगी कितनी 1.854 ग्राम आ जाएगी। बेटा ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप जरा समझिएगा ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके टेस्ट में दिए हुए थे एनसीईआरटी बुक के, मैंने अभी तक वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जितना टॉपिक मैंने कवर किया है, आगे मैं आपको रॉल्स लॉ पढ़ाऊंगा अगले वीडियोस में, तो आप अगले वीडियो का वेट करिए और जो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करिएगा और जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए उनको भी सॉल्व करिए। तो आप इस चैनल पे वीडियो देख पा रहे हैं, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।